अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिटीज़नशिप। दोस्तों, अगर हम सिटीज़नशिप के कंसेप्ट को देखेंगे तो लिटरल मीनिंग क्या होती है इस सिटीज़नशिप की। देखिए, सिटीज़नशिप का मतलब होता है, ये एक रिलेशन होती है एक इंडिविजुअल और जो उसकी स्टेट होती है, इनके बीच की जो रिलेशन है ये डिफ़ाइन करती है कंसेप्ट ऑफ सिटीज़नशिप को। क्लियर? एक इंडिविजुअल की क्या एलिजेंस है, उसके क्या राइट्स है, उसको कौन से राइट्स अपनी स्टेट प्रोवाइड करती है या उसको कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने हैं, ये डिफ़ाइन करती है द कंसेप्ट ऑफ सिटीज़नशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया का कोई सिटीज़न फॉरेन में किसी क्लाइमेटी में फंस गया है तो उसे वहाँ से इवाक्यूएट करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस टाइम पे एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये सिटीज़न इंडिया का होता है। और जब कोई सिटीज़न किसी कंट्री का होता है और उस कंट्री की ये कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करे सेफ्टी। क्लियर? इसी तरीके से हमने देखा कि जब अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंस चल रही थी तो वहाँ से जो इंडियंस थे उनको इवाक्यूएट किया गया था। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति, और उसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 669 पीपल को वहाँ से इवाक्यूएट किया था। और उसमें कुछ अफ़गान सिटीजन्स भी थे जिनको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वहाँ से इवाक्यूएट किया गया था। इसका मतलब सिटीजनशिप क्या होती है? ये एक एलिजेंस होती है, एक रिलेशन होती है बिटवीन द स्टेट यानी बिटवीन द कंट्री एंड एन इंडिविजुअल। और इससे क्या होता है, इस एलिजेंस से, कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलती है, उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, उसको रोड्स मिलते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, एजुकेशन मिलती है, सेफ्टी मिलती है। और इन रिटर्न सिटीज़न क्या करता है, ड्यूटीज़ प्रोवाइड देता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो बाकी चीज़ें। तो ये है लिटरल मीनिंग सिटीज़नशिप की। क्लियर यहाँ तक? चलिए जी। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये बनता है कि जब हम कहते हैं कि एक कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्या होता है, एक स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट क्या होता है, वो उसकी पॉपुलेशन होती है। क्लियर? वो पॉपुलेशन होती है उस कंट्री की। और उस पॉपुलेशन में दो तरह के लोग होते हैं। एक सिटीजन्स होते हैं इस कंट्री के अपने, दूसरे वो होते हैं जो एलियंस होते हैं, मतलब फॉरेनर्स होते हैं। और उनमें भी दो किस्म होते हैं, दैट इज़ एनिमी एलियंस, जिनके साथ इंडिया की फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, और दूसरा दैट इज़ फ्रेंडली एलियंस, जिनके साथ और उनकी कंट्री के साथ इंडिया की फ्रेंडली रिलेशन होती है। और ये एनिमी एलियन जो होती है, एनिमी फॉरेनर्स होते हैं, तो इनको कम राइट्स, इनको बहुत ही कम राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेंडली एलियंस। और जो रेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं अपार्ट फ्राम दीज एलियंस, तो उनके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो ओवरऑल फॉरेनर्स हैं, एलियंस ये होते हैं, ये इंजॉय नहीं करते हैं। और उन राइट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इन राइट्स को डिस्कस करेंगे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास कौन से राइट्स और रेस्ट जो फॉरेनर्स है यहाँ पे उनके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये वो राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स इंजॉय करते हैं। क्लियर? उसके बाद दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि जब पार्टीशन इंडिया का हुआ, और उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान उस पार्टीशन से क्रिएट हुआ। क्लियर? सॉरी। तो उस पार्टीशन से क्या हुआ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। और उस पार्टीशन से दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी कि दोनों कंट्रीज से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से, मोर देन 10 लाख पीपल जो है उन लोगों ने माइग्रेशन की। मतलब पार्टीशन हुआ इंडिया में, उससे पाकिस्तान और इंडिया क्रिएट हुआ। और इस पार्टीशन से क्या हुआ, कुछ माइग्रेंट्स पाकिस्तान से इंडिया चले आए और कुछ इंडिया से पाकिस्तान चले गए माइग्रेंट्स।
तो ये मोर देन 10 लाख पीपल्स थे जो बोथ साइड्स जिन लोगों ने माइग्रेशन की। अब इशू कहाँ पे क्रिएट हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ये डिसाइड करना कि इंडिया का सिटीज़न कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं इनके पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जो रेस्ट ऑफ द फॉरेनर्स के पास नहीं होते, जो फॉरेनर्स इंजॉय नहीं करते, जो एलियंस इंजॉय नहीं करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी था कि इंडिया का सिटीज़न कौन है और कौन नहीं है ये देखना ज़रूरी था, ताकि हमारे सिटीज़न जो है वो ईज़ली इन ए अकाउंटेबल वे, इन ए ट्रांसपेरेंट वे अपने राइट्स को एंजॉय करें। क्लियर? चलिए अब इस इशू के साथ डील करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके निकाले। नंबर 1, फर्स्ट तरीका ये निकाला कि फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड याद रखना दोस्तों, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज़ करूँगा और जो इसका डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा उसमें भी ये वर्ड यूज़ होगा। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँगा द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप डेट याद रखना 26 जनवरी 1950, जिस डेट पे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था। ये अडॉप्शन का डेट नहीं है, क्योंकि अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949 को, और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी इन्फोर्समेंट का डेट है 26 जनवरी 1950। और जब भी मैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा आप इसको समझना, ये 26 जनवरी 1950 है। तो पहला पैरामीटर क्या था इस इशू के साथ डील करने के लिए कि कौन सिटीजन्स है और कौन फॉरेनर्स या एलियंस है। तो पहला पैरामीटर रखा गया कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज डेट इज 26 जनवरी 1950 को, इस टाइम पे जो इंडिया में थे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे। एक पैरामीटर ये रखा गया, और इस पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इन पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रेस्ट जो रहा, रेस्ट ये है, और ये जो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फर्स्ट पैरामीटर मेंशन है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया में लोग रिसाइड कर रहे थे वो इंडिया के सिटीजन्स है। ये हमें पहले तरीके ने बताया, और ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम इंडिया जो लोग इंडिया में थे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, और ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और इसमें आर्टिकल्स भी मेंशन है 11 तक, 6 से एक मिनट, फ्रॉम 5 to 11 इसमें आर्टिकल्स भी मेंशन है, जो मैंने मेथड फर्स्ट बताया कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कौन सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो पार्ट 2 और फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 ये चीज़ें मेंशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द ईयर्स है, मतलब फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड जो टाइम बचता है, मतलब इस मेथड के बाद फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 26 जनवरी 1950 के बाद जो टाइम बचता है, जो ईयर्स बचते हैं, उनमें कौन सिटीजन्स है कौन नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए हमारे पास मेथड 2 है। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रेस्ट ऑफ द ईयर्स के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो एक सिटीजनशिप एक्ट बना सकती है जिससे वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सिटीजनशिप एक्ट्स आए, और जो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो हमें पढ़ना है कि उसमें क्या पैरामीटर्स है, कौन सिटीज़न है कौन नहीं है, ठीक, और सिटीजनशिप को लूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या पैरामीटर्स है। उसके बाद हम करंट टॉपिक जो देखेंगे, जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 का आया, उसको भी देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं रिकैप करता हूँ चीज़ों को। मैंने कहा कि सिटीजनशिप जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि जब माइग्रेशन हो गई एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन इंडिया, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि इंडिया का सिटीज़न कौन है और कौन नहीं है। क्योंकि ये इशू क्यों रिजॉल्व करना था, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं
एज़ कम्पेयर टू द फॉरेनर्स या नॉन सिटीजनस से। इसलिए ये ज़रूरी इस पे मार्क लगाना था कि इंडिया का सिटीज़न कौन है और कौन नहीं है। इसके लिए हमने दो तरीके लाए। फर्स्ट हमने देखा कि उसमें हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम दैट इज़ 26 जनवरी 1950 तक जो भी इंडिया में थे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ही है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द ईयर्स है उनको डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया कि आप ऐसे पैरामीटर्स बनाओ कौन सिटीज़न है और कौन सिटीज़न नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ये एक्ट्स आए और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। और हमने फिर देखा जो रिसेंटली आया जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 का सिटीजनशिप पे, वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है हम तक? चलिए, ये जो है दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो माइग्रेशन के इश्यूज़ मैंने आपको बताए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने नोट्स पे मेंशन किया है ताकि आप इनको याद करो। लेकिन जो माइग्रेशन के इश्यूज़, दो मेथड्स, ये बाकी चीज़ें, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अननेसेसरी स्टफ़ आपके नोट्स में इंसर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ना ही आपके पास उतना टाइम है अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ना, ठीक, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होता है फिर। तो हमने क्या देखा, सिटीज़नशिप सिंगल सिटीज़नशिप है इंडिया में, यहाँ पे डबल सिटीज़नशिप नहीं है, किसी स्टेट्स के पास स्टेट सिटीज़नशिप नहीं है फिर सेंट्रल की अलग होगी, बल्कि यहाँ पे एक ही सिटीज़नशिप है दैट इज़ सिंगल सिटीज़नशिप, दैट इज़ इंडियन सिटीज़नशिप। एक हो गया ये पॉइंट। दूसरा, दो तरह के लोग हमारे पास होते हैं, सिटीजनर्स और एलियनर्स होते हैं, ठीक। और इनमें भी एलियन जो होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियनर्स, दूसरे होते हैं एनिमी एलियनर्स। एनिमी एलियनर्स ये वो होते हैं जो जिनके पास राइट्स बहुत कम होते हैं, और एलियनर्स के पास भी कम राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीजन। अब वो राइट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो सिर्फ सिटीजन एंजॉय करते हैं, और ये एलियन जो होते हैं चाहे फ्रेंडली हो या एनिमी हो वो एंजॉय नहीं करते। जैसे आर्टिकल 15 है या आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30, ये जो आर्टिकल्स है इनका सब्जेक्ट मैटर जो है मैंने डिटेल में समझाऊंगा जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एट्सट्रा, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो भी हैं, या राइट टू वोट है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सिटीज़न ही कास्ट कर सकता है क्योंकि ये फॉरेनर के पास पावर नहीं होता है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सिटीज़न ही यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है, बाहर का बंदा किसी और कंट्री का यहाँ पे आके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन ऑफिस भी हमारे पास है जो सिर्फ यहाँ का सिटीज़न टेक कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट है या बाकी ऑफिस है। और पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्राम आर्टिकल 5 to 11 जो है, ये पैरामीटर फर्स्ट मैंने बताया कि वो सिटीज़न है जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के सिटीजन्स थे। क्लियर? उसके बाद हमने देखा पैरामीटर 2 है, उसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें क्या रूल्स है। क्लियर? दो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ सिटीजनशिप, that is by two methods. First is mentioned in the Constitution of India in part 2 of Indian Constitution from article 5 to 11 जो मैंने अभी कहा, and ये जो part 2 from article 5 to 11 डील करता है, ये किसके साथ डील करता है कि at the time of independence, at the टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस टाइम आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया दैट इज़ 26 जनवरी 1950 को, कौन सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, ये पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 उसके साथ डील करता है। और रेस्ट ऑफ द ईयर जो है ऑनवर्ड्स 26 जनवरी 1950, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सिटीजनशिप एक्ट्स बना सकता है। और इसलिए हमें पढ़ना है सिटीजनशिप एक्ट 1955 कि उसमें रूल्स क्या है जो 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स हमें कंडीशंस देता है कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करें या लॉस कैसे होगी। ठीक, चलिए जी देखिए, पहले हम इस पार्ट 2 को देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन है। इसमें पहले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 हमें क्या कहता है कि आर्टिकल 5 ये कहता है कि सिटीजनशिप एट द
एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी एक डेफिनेशन देता है। उसके बाद कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम जो सिटीजन्स थे, क्लियर, ये आर्टिकल 5 हमें बताता है। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, डेट क्या था, 26 नवंबर 1950। और आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्राम पाकिस्तान। मतलब जब माइग्रेशन का इशू चल रहा था, पार्टीशन चल रहा था, उस टाइम जो पाकिस्तान से माइग्रेट इंडिया में आए, आर्टिकल 6 उनके साथ डील करता है, उनकी सिटीजनशिप के साथ। और आर्टिकल 7 डील करता है सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन कैम बैक टू इंडिया। यहाँ पे दो केसेस है दोस्तों, एक वो जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, क्लियर, और उनकी सिटीजनशिप के साथ आर्टिकल 6 डील करता है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो पाकिस्तान पहले चले गए थे फिर वहाँ से वापस आए रेस्ट ऑफ द ईयर्स में, तो उनके साथ आर्टिकल 7 डील करता है, क्लियर। और आर्टिकल 8 किसके साथ डील करता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन जिसको जिसके पेरेंट्स वेरेंट्स यहाँ पे। आर्टिकल 9 टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 कंटिनेंस ऑफ द राइट्स जो है इन सिटीजन्स के, उसके रिलेटेड डील करते हैं। और आर्टिकल 11 ही कहता है कि पार्लियामेंट के पास राइट ये है कि वो सिटीजनशिप पे लॉ बना सकता है, क्लियर। दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक में, इस मेथड फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो ये है कि एक तो आप इन आर्टिकल 5 को याद रखो। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जैसे आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आर्टिकल 11 है कि पार्लियामेंट के पास पावर ये है कि वो सिटीजनशिप पे कोई लॉ बना सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 6 डील करता है जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे इंडिया, उनके साथ डील करता है। आर्टिकल 7 डील करता है जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान फिर इंडिया वापस आए, उनके साथ डील करता है। ये जो आर्टिकल है ये एक एक लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन देखा था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, क्लियर। ये आया था एक बार आर्टिकल 11, तो उसका आर्टिकल 11 था, इसलिए आप इन आर्टिकल जो है एक स्पेशली आप एक आर्टिकल 11 याद करना। आर्टिकल 6 7 तो याद करना ही करना है आपको, क्लियर। 6 7 11 ये डेफिनेटली ये 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट जो 5 8 9 है बेहतर है कि इनको भी कर लो, ठीक, क्योंकि एग्जामिनर पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो कहीं से भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सिलेबस में मेंशन है तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप कर सकता है, क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने लाया था, कि इसमें क्या पैरामीटर्स जो डील करते हैं किसके साथ, कि किसके पास सिटीजनशिप है और किसके पास नहीं है। देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें मतलब एक्वायर हम सिटीजनशिप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 1 2 5 तरीके हैं। एक है बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आप याद रखना, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है, मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। देखिए हमने 2 मेथड्स देखे, फर्स्ट हमने भी डिस्कस किया आर्टिकल्स, वो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क किए कौन कौन से आपको रटने हैं। उसके बाद सेकंड मेथड हमने देखा ये क्यों लाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऑनवर्ड्स 26 जनवरी 1950 यानी कमेंसमेंट ऑफ ऑनवर्ड्स जो भी सिटीजनशिप रिलेटेड लॉज है उसके लिए एक्ट बनाए। और हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट ने फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे पास लाया। और इसमें जो तरीके है कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और लॉस कैसे हो सकती है। और जब हम एक्विजिशन की बात कर सकते हैं मतलब एक सिटीज़न कैसे इंडिया का बन सकता है, दैट इज़ एक्विजिशन। लॉस मतलब एक सिटीज़न जो इंडिया का है उसकी सिटीजनशिप कैसे, वो अपनी सिटीजनशिप से कैसे हाथ धो बैठ सकता है, मतलब उसकी सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है, क्लियर। तो पहले हम देखेंगे एक्विजिशन, मतलब एक बंदा इंडियन सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकता है। इसके लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन। मतलब बी बर्थ, उसके बाद डिसेंट,
उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नेशनलाइजेशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, BDR। ठीक, BDR NI, बद्रीनाथ। BDR NI आप याद रखना, क्योंकि कभी क्या होता है कि कभी क्वेश्चन में ये आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वहाँ पे 3 मेंशन होंगे, एक कुछ और दिया होगा। तो जब आपको ये पांचों पता होंगी कि बाय बर्थ से हम इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, बाय डिसेंट से हम कर सकते हैं, और बाय रजिस्ट्रेशन से हम कर सकते हैं, बाय नेशनलाइजेशन से कर सकते हैं, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। दोस्तों देखिए, बाय बर्थ एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 वही सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकता है या है जो जनवरी 26, 1950 और जुलाई 1, 1980 के टाइम गैप में पैदा हुआ है। मतलब ये जो टाइम गैप है ना, 1987 और ये मंथ और 1950, मतलब कमेंसमेंट ऑफ टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब किया, जनवरी 26, 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो इन्फोर्स हुआ, कमेंस हुआ। तो इस टाइम से लेकर आगे कब तक, 1987 तक, ये जो बीच में ये टाइम जो है, इस गैप में जो इंडिया का सिटीजन था, ही इज़ बाय बर्थ। क्लियर। अब आप एक काम करना, ये जो डेट है जनवरी 26, 1950, जुलाई 1, 1987, ये डेट मैंने टू बी ऑनेस्टली मैंने अभी तक मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो मैंने देखे, मैंने अगर इस सिटीज़नशिप से कोई क्वेश्चन बनता है, मैंने डेट कभी नहीं देखा कि एग्ज़ाम में आया है। हाँ, ये डेफिनेटली आता है, मैंने जो आर्टिकल अभी आपको बताया फर्स्ट मेथड में, वो डेफिनेटली आते हैं। ठीक, और ये भी आता है, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। और वो कहाँ से आते हैं कि एक्वायर कैसे हम सिटीजनशिप करें, दैट इज़ बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। और बाय नेशनलाइजेशन जो सिटीजनशिप है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर। और लॉस कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। ठीक, तो बाय बर्थ हम उसको कहते हैं कि जो जनवरी 26, 1950 से लेकर जुलाई 1, 1987 के बीच में पैदा हुआ इंडिया का सिटीज़न था, उसको हम सिटीज़न बाय बर्थ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बाय डिसेंट, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26 बट बिफोर December 10, 1992। ये डेट्स आप याद नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है ये आपको कंफ्यूज करेंगे। फिर जो असल में आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं ना, कि एक तो वो आर्टिकल जो भी मैंने कहे, और बाय बर्थ, डिसेंट, और बाय लॉस कैसे हम कर सकते हैं, रिनाउंसिएशन से, टर्मिनेशन से, डिप्राइवेशन, फिर ये चीज़ें आप भूल जाते हो और वो स्टेप याद रहता है जो फिर एग्ज़ाम में आता ही नहीं। तो बेस्ट ये रहेगा, आप पहले तरजीह इन पे दे दो कि किस किस से हम सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे, जैसे बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है। बाद में अगर आपके पास टाइम है, क्लियर, आप इन चीज़ों को भी रख लो, इन डेट्स को भी। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन निकाल सकती है और रजिस्टर कर सकती है एक जो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सकते हो। इसके लिए एक प्रोसेस है कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तो बाय रजिस्ट्रेशन से भी होता है, एक प्रॉपरली एक सिटीज़नशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, और किन को किया जाता है उसके लिए अलग सेक्शंस है, फिर हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा इसमें, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है बाय नेशनलाइजेशन, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन टू एनी पर्सन। ये डिस्कस करना ज़रूरी है दोस्तों, जहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा ना कंसेप्ट डिस्कस करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी आपके लेक्चर को स्ट्रेच करूँ, आप 2 घंटे यहाँ पे लेक्चर देखो, फिर उसमें वो चीज़ें हों जो फिर आपके काम की ना हो। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आधा घंटा देते हो, या 40 मिनट का लेक्चर देखते हो, या 30 मिनट का, 1 घंटे का, एटलीस्ट आपको वो प्रोडक्टिव स्टफ मिलना चाहिए, प्रोडक्टिव कंटेंट मिलना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका आउटपुट सही रहे। ठीक दोस्तों, जब हम नेशनलाइजेशन सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि कौन सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सकता है बाय नेशनलाइजेशन प्रोसेस। मतलब नेचुरली वो बन सकता है जब वो ये कंडीशंस फुलफिल करेगा, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन हमें देखा कि एक सिंपली सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और उसके लिए भी सेक्शंस है कौन कर सकते हैं। डिसेंट भी हमने देखा, बर्थ भी हमने देखा,
कि इस टाइम के बीच में जो भी पैदा हुए इंडिया में, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ। क्लियर। अब नेचुरलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी पुट अप होते हैं। नेचुरलाइजेशन दोस्तों, वो बंदा, वो फॉरेनर सिटीजन बन सकता है इंडिया का अगर, फॉर इंस्टेंस, अगर वो पहले, एक कंडीशन ये है कि उसको गुड नॉलेज होनी चाहिए किसकी, जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेंशन है। जब आप जो 8th शेड्यूल में डिफरेंट लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक, वहाँ पे जो, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, जो इंडिया की लैंग्वेजेस मेंशन है, उसको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। एक नॉलेज की, उसको जो लैंग्वेज है वहाँ पे 8th शेड्यूल में जो इंडियन लैंग्वेजेस मेंशन है, जो इंडिया में लैंग्वेजेस है, उसको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। क्योंकि एटलीस्ट जो इंडिया में रहेगा, जो सिटीजन ऑफ इंडिया बनेगा, उसको इंडिया की लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पे सिटीजन बन के यहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री को सर्व करे। तब कर सकता है जब वो उसको यहाँ की वर्किंग नॉलेज पता हो। एक पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही शुड नो द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि उसको रिनाउंस करनी है वो सिटीजनशिप जिस कंट्री के साथ वो बिलोंग करता है, मतलब उसको वो ख़त्म करनी है, उसको उस सिटीजनशिप को रिनाउंस करना है। मतलब कहना है कि अब जिस कंट्री से मैं आया हूँ, मुझे अब उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी है, और ये जो है ये उस कंट्री से बिलोंग नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दी जाती। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है कि ये इंडिया में 14 साल रहना चाहिए बिफोर द एप्लीकेशन। 14 ईयर्स इसको इंडिया में होने चाहिए, और इन 14 ईयर्स में 11 ईयर्स एट लीस्ट ये रखा गया है कि 11 ईयर्स आप याद रखना यहाँ पे कंडीशन, कि 11 ईयर्स या तो ये गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस में क्या मतलब, यहाँ पे ये सर्व करना चाहिए यहाँ की सोसाइटी को, एनीवे किसी भी तरीके से यहाँ की सोसाइटी को सर्व करे, या यहाँ की गवर्नमेंट में किसी तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट को सर्व करे। क्लियर। मतलब पब्लिक वेलफेयर मेजर्स में इसका योगदान होना चाहिए। पीरियड क्या रखा गया है, 11 ईयर्स। क्लियर। और दूसरी बात, जब डेट ऑफ एप्लीकेशन इसके लिए, अब जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा, उसके बाद इसके लिए एक नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट दी जाएगी, और उसके बाद एक डेट ऑफ एप्लीकेशन फिल ये करेगा इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। और डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद 12 मंथ्स तक इसको पहले इंडिया में रिसाइड करना ही करना है। एक तो वो 11 साल हमने देखे, उसके बाद जब इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद जब इसको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट दी जाएगी, फिर एक डेट ऑफ एप्लीकेशन सिटीजनशिप फॉर्म इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद इस सिटीजन फॉर्म को फुलफिल करने के बाद इसको 12 महीने में इंडिया में रिसाइड करना ही करना है। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि कोई फॉरेनर यहाँ पे वो है जो जिसने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, ठीक, किस एरियाज़ में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, फ़िलासफ़ी में, पीस में, ठीक, या साइंस में, पीस में, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे वैसा है फॉरेनर जिसने इन एरियाज़ में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या इंडिया के लोगों को, या ओवरऑल इंडिया को दी है ये सर्विस, तो उस टाइम ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ये जो मैंने कंडीशंस बताई इनको बाईपास कर सकती है और डायरेक्टली उस बंदे को सिटीजनशिप दे सकती है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम जो लास्ट कंडीशन देखते हैं जिससे एक फॉरेनर सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, या सिटीजनशिप हम कैसे लोगों को देंगे जो इंडिया की सिटीजन नहीं है, दैट इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर इंडिया कभी फॉरेनर मतलब फॉरेन लैंड जो इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, किसी और की कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में आता है, उसको एक्वायर कर सकती है। जो वहाँ के लोग होंगे वो भी फिर ओब्वियसली इंडिया की सिटीजन्स बनेंगे। एग्जांपल है, जब हमने पौंडीचेरी एक्वायर किया था 1962 में, तो उस टाइम पे फिर जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे वो इंडिया के सिटीजन्स बने।
क्लियर। उसके बाद दोस्तों लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है इंडिया में। देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीकों से होती है, एक होती है रिनॉन्सेशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। अब हम इनको समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो रिनॉन्सेशन है ना, कि रिनॉन्स की लॉस, एक बंदा अपनी सिटी जो इंडिया का सिटीजन है, जिसके पास ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है, अब वो उसको लॉस कैसे कर सकता है, उसे हाथ तो कैसे दो बैठेगा। ठीक, कंडीशंस क्या है उसके लिए। एक्वायर के लिए हमने देखा जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो कैसे एक्वायर करेगा, और वो कैसे एक्वायर करता है या किया है। एक बात है, अब जो इंडिया का सिटीजन है, जो उसकी सिटीजनशिप है, वो कैसे लॉस हो सकती है। पहली कंडीशन हमने देखी रिनॉन्सेशन। रिनॉन्सेशन में दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फॉर इंस्टेंस आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक, और आपने कहा कि अब मुझे इस स्कूल में पढ़ना नहीं है, ठीक। आपने क्या कहा कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, आपने ये रिनॉन्स किया ये स्कूल, ठीक, आपने ये डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन दी कि अब मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। जब आपने ये बात की, इसका मतलब आपको किसी और स्कूल में जाना होगा, क्लियर। तो जब आपको किसी और स्कूल में जाना होगा, इसका मतलब यही कंडीशन यहाँ पे है। जब आप कहते ये हो कि मुझे अब यहाँ की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, इसका मतलब आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है, क्लियर। तो रिनॉन्सेशन का मतलब ये होता है जब एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है फुल एज का है, मतलब मैच्योर है, ठीक, वो एक डिक्लेरेशन देता है कि वो रिनॉन्स करता है, इस डिक्लेरेशन से करेगा कि रिनॉन्स करेगा कि मुझे अब इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, और वो खुद कहेगा कि मुझे एक फुल एज है जो इंडिया का सिटीज़न है, वो डिक्लेयर करता है आई डोंट नीड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक। इसका मतलब उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है। तो रिनॉन्सेशन का मतलब क्या होता है, एस एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज एंड कैपेसिटी, जब वो डिक्लेरेशन देता है कि मैं रिनॉन्स करता हूँ अपनी सिटीजनशिप, क्लियर। उसके बाद है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है जब आपने एक स्कूल से आप निकले, आपने डिक्लेयर किया कि मुझे सिटीजन इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, फॉर इंस्टेंस ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, आप किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हो। मतलब अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूँ तो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो, क्लियर। जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो, मतलब आप टर्मिनेशन होता है वहाँ पे रूल एप्लीकेबल, और ये वॉलंटरी होता है, ये पॉइंट याद रखना। वॉलंटरी ऑब्वियसली होगा क्योंकि ना तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, और ना ही कोई और फोर्स आपको यहाँ से निकाल रहा है, बल्कि आप वॉलंटरी ये सब चीज़ें कर रहे हो। उसके बाद है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपने एक स्कूल छोड़ा, रिनॉन्सेशन, मतलब फिर आपने नया स्कूल ज्वाइन किया, दैट इज टर्मिनेशन, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये। उसके बाद अब आपको स्कूल ही निकाल रहा है, आपको आ रही है मेरी बात समझ, अब आपको स्कूल ही निकाल रहा है कि ये बंदा हमारे स्कूल के लिए सही नहीं है। इसका मतलब कि डिप्राइवेशन का मतलब ये होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बंदे को फ्रॉड देखती है कि ये हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है, ये थ्रेट है फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, या इसने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड मीन्स एक्वायर की है, या ये डिसलॉयल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उसको डिप्राइव किया जाता है। ये फोर्सफुल होता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई ये बंदा जो है इसको इंडियन सिटीजनशिप थी, अब इसको हम डिप्राइव करते हैं इंडियन सिटीजनशिप से, क्योंकि ये बंदा डिसलॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ये पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट है, या इसने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ले ली। क्लियर यहाँ तक? चलिए दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक, ये करंट का टॉपिक है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया, इसने डेफिनेशन क्या दी, इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब ये ऑन इलीगल माइग्रेंट्स पे था। और इसमें इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, जो हिंदूज थे, सिख्स थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, परसीज थे एंड क्रिश्चियंस थे, जो इंडिया में इंटर हुए थे बिफोर December 31, 2014 को,
उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा एज इलीगल माइग्रेंट्स। क्लियर यहाँ तक? मतलब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिटीजन इंडिया बनेंगे, ठीक, जब वो ये पीरियड कवर करेंगे 5 years। मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो आया, इसने डेफिनेशन दी इलीगल माइग्रेंट्स की, ये पॉइंट याद रखना। और इसने किन को एक्सक्लूड किया, किन में से? इलीगल माइग्रेंट के कंसेप्ट से। मतलब इसने कहा हिंदू जो है, सिख जो है, बुद्धिस्ट जो है, जैन है, परसीज है, क्रिश्चियंस है, जो इन रिलीजन्स के साथ बिलोंग करते हैं, जो इंडिया में इंटर हुए हैं ऑन और बिफोर, या दिसंबर 31 2014 को जो इंटर हुए हैं, या इससे पहले जो इंटर हुए हैं बिफोर दिस डेट, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा। फॉर दीज ग्रुप ऑफ पर्सनस द 11 years रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू 5 years। और इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इनके लिए जो टाइम रखा गया वो 11 years नहीं बल्कि 5 साल रखा गया। 11 years कहाँ पे हमने देखा था? नेशनलाइजेशन में। क्लियर? जब हम सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो इनके लिए 5 साल रखा गया है, तो ये याद रखना। These provisions on citizenship for illegal migrants will not apply to tribal areas of Assam, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और ये जो अमेंडमेंट दोस्तों आया, ये एप्लीकेबल इस पे नहीं है, इन स्टेट्स पे। इस अमेंडमेंट के जो प्रोविजनस है वो एप्लीकेबल इन 4 स्टेट्स पे नहीं है, दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। फर्दर इट विल नॉट अप्लाई टू द इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट एरियाज नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू दीज 5 cities। दोस्तों ये इनर लाइन परमिट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है एक नॉन लोकल को जब वो इन एरियाज़ में इंटर करता है। अब सिर्फ इतना याद रखो। और ये क्यों लाया जाता है? मकसद क्या है इसका? इसका मकसद सिर्फ यही है ताकि इन एरियाज़ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो इनका कल्चर है, इनकी हेरिटेज है, ताकि बाहर का आके कोई बंदा उसको ख़राब ना करे। इसलिए एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं, हमें क्या लगता है? दैट इज़ हमें पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है? इन एरियाज़ में जाने के लिए एक परमिट होता है नॉन लोकल्स के लिए, जो नॉन नेटिव्स होते हैं। मतलब ये जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा, एक तो इसके प्रोविजंस इन 4 स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, और ये जो है ये स्टेटस जहाँ पे इनर लाइन परमिट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? दोस्तों आई थिंक जो मैंने इसमें आपको टॉपिक्स बताए उनको रिवाइज़ करो, और ख़ास तौर पर आप जो SSS की ऐप है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे MCQs भी अपलोड होते हैं, या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे MCQs आएंगे, सेक्शनल MCQs आएंगे, डिफरेंट जो भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं उनको सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।